हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर 4 की। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 3, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होती है, और उनसे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। देखिए याद रखिएगा दो वर्ड्स, यहाँ पर कंजर्वेशन है और वहां पर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कन्वर्जन बताया था, यानी कि एक फॉर्म का अनदर फॉर्म में चेंज होना। और यहाँ पर बात हो रहा है कंजर्वेशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed। ठीक है, another can neither be created and nor can it be destroyed, it can only changes from one form to another। यानी कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली बी चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में केवल चेंज होती है, ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे बेसिकली आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो अब अगर ये है तो इसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर देंगे, ठीक है आगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इफ देयर इज ओनली एन इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में थोड़ा सा चेंज है। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज रिमेन कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड रहती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में भी जा रही है तो वो पोटेंशियल का चेंज काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? रिमेन कंजर्व्ड रहेगी। यानी कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, देन इट मींस टू से रिमेन कांस्टेंट, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव अस कांस्टेंट व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस। अगर होते भी हैं तो एनर्जी का कुछ पार्ट इनकी वजह से कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई लॉस हम नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी का लॉस आपने सुना होगा कि एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी का लॉस क्या होता है? जब कोई एनर्जी यूजलेस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब कोई एनर्जी यूजलेस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वही लॉस है। ठीक है, जब हम किसी ऐसी एनर्जी का चेंज हो रहा है जिसमें हम उस एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे, तो वो एनर्जी क्या है? लॉस है। अब बेसिकली जैसे मान लीजिए लाइट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी करते हैं, ठीक है। तो हमें उसके लिए हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए? जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो हम एक बल्ब लेते हैं, बल्ब से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। लेकिन क्या वो केवल लाइट दे रहा है? नहीं, वो हमें हीट भी देता है। तो वहां पर जो हीट एनर्जी हमें मिल रही है उसका हमें कोई यूज नहीं है। हमारा मेन यूज किसका है बेटा? लाइट एनर्जी का। तो वहां पे इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वो एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड ही है। ओके, अब इसका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन भी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव अस ए कांस्टेंट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, यानी कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, उसमें किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर आप देखिएगा। मान लीजिए एक पोजीशन है ए, यहाँ पर बॉल है, ये बॉल ऊपर से नीचे तक आई इस पोजीशन पे, दैट इज द पोजीशन बी, एंड फाइनली ये बॉल ग्राउंड पर आ गई, दैट इज द पोजीशन सी। अब इसकी जो टोटल हाइट है बेटा, इसको हम h ले लेते हैं। फ्रॉम a टू द ग्राउंड हाइट दिस इज h। अगर फ्रॉम a टू b दिस इज द x मान लेते हैं कि यहां से यहां आने में इसे कितना टाइम लगा? x। और इसे हम क्या मान लेंगे? h माइनस एक्स। ये हाइट h माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, यानी कि ऊपर से नीचे गिर रही है, हम इसे फेक नहीं रहे हैं, फ्रीली फॉल कर रही है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब चीजों को समझिएगा यहाँ क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द पॉइंट ए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा एट पॉइंट ए की। तो देखिएगा क्या करते हैं आप, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh।
तो यहाँ पर अब चूंकि ग्राउंड से एक हाइट है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू हाइट mgh, इसके पास हाइट है सो ड्यू टू हाइट इसके पास mgh होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अभी इसको रिलीज नहीं किया गया, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो है, कोई वेलोसिटी इसके पास नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, देन इट्स बिकम जीरो। इसका टोटल कैलकुलेशन क्या हो गया, जीरो। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस यू। तो k प्लस यू का मतलब कितना हो गया, mgh, सॉरी, k प्लस यू का मतलब हो गया जीरो प्लस mgh। ओके, सो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस यू mgh विच इज ओवरऑल कितना हो गया बेटा, mgh, यानी कि टोटल एनर्जी यहां पर क्या हो गई, mgh। अब इसको याद रखिएगा, टोटल एनर्जी क्या हो गई यहां पर, mgh, यानी कि टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए कितनी आ गई बेटा, mgh, ये आ गई। नाउ एट पॉइंट बी पे अब हम बात करते हैं, कहां बात करेंगे बेटा, एट पॉइंट बी, यहां देखिएगा। अब हम लोग यहां बात करेंगे पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट बी। पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे देखिएगा, अगर पॉइंट बी पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो भाई ग्राउंड से हाइट तो अभी भी है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, ग्राउंड से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh, m g, और h की जगह क्या लिखोगे, h माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाया, h माइनस एक्स। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, mgh माइनस mgx, ये हो गई बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें, अब देखो जब बॉडी ऊपर से नीचे बी पॉइंट तक आएगी तो इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी कि नहीं, तो पहले हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो आइए निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आती है, सो द वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, बेसिकली ये होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एंड जीरो को तो वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं, जीरो प्लस 2gh, 2gh। अब ये h क्या है, कितनी डिस्टेंस ये चला, यहां पर h का मतलब ये वाली हाइट नहीं लेंगे, यहां पर h का मतलब ये कितनी डिस्टेंस चला, तो ये जो डिस्टेंस चला है वो है x, ठीक है। तो 2gh, तो 2gx आ गया, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gx, 2gx, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, mgx। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, mgx, ये आ गया। अब यहां पर टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई यहां पर, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल की एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो काइनेटिक कितनी है, mgx, प्लस पोटेंशियल कितनी निकली थी बेटा, देखो यहां पर निकली थी हमारी, ये रही पोटेंशियल, mgh माइनस mgx, तो यहां लिखो mgh माइनस mgx। अब देखो ये mgx और ये पॉजिटिव mgx क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, सो द टोटल एनर्जी क्या आ गई, mgh, अगेन टोटल एनर्जी सिर्फ क्या आई है, mgh, फिर से आ गई। अब हम आएंगे एट पॉइंट सी पर, कहां आ जाएंगे बेटा, एट पॉइंट सी, तो यहां पर अब हम आते हैं एट पॉइंट सी पर।
पॉइंट सी पर आते हैं। तो जब बॉल एकदम सी पर आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्राउंड से हाइट, तो यहाँ पर ग्राउंड से हाइट कितनी है बेटा, 0। तो ग्राउंड से हाइट यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब कितनी आ जाएगी, mgh विच इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो आइए इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जब हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इनिशियल 0 प्लस 2 और प्लस g, और ये h यानी कि टोटल हाइट, ऊपर से नीचे तक टोटल हाइट कितनी थी, ये पॉइंट A टू पॉइंट C ट्रेवल कर चुका है, ये क्या था, h था। तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, डायरेक्टली केवल h लिखेंगे, 2gh, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आया। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर का मतलब हाफ m और इंटू v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gh, 2 इंटू जी इंटू एच, 2 से 2 कट गया। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, mgh। अब यहां पर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना आ गया, mgh, और पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटा, 0। सो द टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, फिर से mgh, यहां पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh, यानी कि जब भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है, सो एट दैट द पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी कितनी आई थी बेटा, पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, mgh। पॉइंट बी, यानी कि ये रहा, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी आई थी, इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके देखा तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर भी कितनी आ गई थी, mgh। ओके नाउ एट द पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी कितनी आई, अगेन टोटल एनर्जी इज mgh, यानी कि अगर हम हर एक पॉइंट पर देख रहे हैं तो टोटल एनर्जी हमें क्या मिल रही है, mgh। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी एनर्जी पोटेंशियल है, नहीं, यहाँ पर सारी एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड है, मेन मुद्दा ये है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी कि एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो एक फ्रीली फॉली बॉडी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि इसके वेरिफिकेशन में आपने ये प्रूव कर लिया कि जब भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड होती है। वो अलग अलग एनर्जी में चेंज तो हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड है फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी के। इससे आपने देख लिया। ओके, इसका वेरिफिकेशन आता भी है, तो इसलिए आपको वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से ट्राई करना है, इसके वेरिफिकेशन को अच्छे से प्रिपेयर्ड रखिए, ठीक है। कभी कभी इसका अपोजिट भी होता है बेटा, आपसे कभी कहता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, लेकिन आप याद रखिए जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब भी एनर्जी का कन्वर्जन क्या होता है, एनर्जी कन्वर्ट तो होती है लेकिन वहां पर टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड रहती है। तो जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप उसमें अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं और वहां थोड़े से केसेस चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसको आप जरूर ट्राई करेंगे एक बार सेल्फ से, ठीक है। और फिर मैं आपको एक अलग वीडियो बना के अगर बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं उसमें एनर्जी किस तरीके से कंजर्व होती है उसको मैं समझा दूंगा, पहले आपको ट्राई जरूर करना है। आगे आगे हम देखेंगे बेटा एक पेंडुलम से एनर्जी कन्वर्जन को समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम में अगर हम इस चीज को समझेंगे तो पेंडुलम में कैसे होता है एनर्जी कंजर्वेशन, इसको समझिएगा। देखिएगा ये जो पोजीशन होती है बेटा, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन ए जो है ये मीन पोजीशन, सॉरी यहां पर ए दिया है बी दिया है, मैं इसको पोजीशन ओ मान लेता हूं। ये जो पोजीशन है बेटा ये मीन पोजीशन होती है, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, और इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम ये है और एक एक्सट्रीम ये है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं ये दोनों, और ये होती है मीन पोजीशन। ओके, अब देखिए मान लीजिए हमने इसको किसी फोर्स से मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो पहले मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक आई पोजीशन ए पर, तो पोजीशन ए पर इसकी ग्राउंड से कुछ पर्टिकुलर हाइट आ गई, ये ग्राउंड से कुछ पर्टिकुलर हाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर,
अब ग्राउंड से कुछ पर्टिकुलर हाइट होने की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल। लेकिन क्या काइनेटिक यहाँ बचेगी, देखते हैं। देखो जब बेटा हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद और आगे नहीं जाता है, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी, चलो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस हाइट mgh आई, mgh आ गई। ओके, काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी mgh में। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अब जब ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, और ये जब मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या होगी इसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम। और ग्राउंड से हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो जब ग्राउंड से हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी मैक्सिमम, और वही काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी इस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये नीचे की तरफ आएगी तो इसका टोटल कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, काइनेटिक में। तो यहाँ काइनेटिक हाफ mv² तो आएगा, लेकिन ये टोटली जो हाफ mv² आ रहा है ये टोटली कहां से कन्वर्ट होके आ रहा है, mgh से कन्वर्ट होके आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी मैक्सिमम, तो इस वेलोसिटी की वजह से ये और आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये आगे की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी और ये पर्टिकुलर हाइट को गेन करता जाएगा। तो फिर से इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 0। और पोटेंशियल एनर्जी केवल इसके पास आएगी विच इज इक्वल टू mgh, यानी कि फिर से हाफ mv² का, यानी कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में हो गया। और फिर से यही बॉल जब वापस आएगी मीन पोजीशन की तरफ, फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके आएगी काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो यानी कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जब होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ड्यू टू दिस हाइट उसके पास कोई भी काइनेटिकल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वहां पर वो उसकी वेलोसिटी होती है 0। लेकिन एट द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, जब मीन पोजीशन पर होता है तो उसके पास ग्राउंड के हाइट कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब वहां पर उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। सो कॉज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरीके से हम पेंडुलम में भी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझते हैं या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को समझते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, यहाँ कन्वर्ट पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम पेंडुलम के हेल्प से भी समझते हैं। आगे देखते हैं बेटा। तो देखिएगा एनर्जी का टॉपिक लगभग यहाँ खत्म हो जाता है। आगे आता है टर्म पावर। पावर क्या होता है, पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका अनदर क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। अगर आप वर्क के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे द एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड पावर। पावर जो होती है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क बाई टाइम, यानी कि P इज इक्वल टू W अपॉन T। जनरली इसका P इज इक्वल टू क्या आता है, W अपॉन T। अब इस W को एनर्जी के फॉर्म में भी लिखना हो तो E बाई T, तो यानी कि P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों लिख सकते हो। अब इसकी जो SI यूनिट आती है बेटा उसे हम बोलते हैं वॉट। इसकी जो SI यूनिट आती है उसे बोलते हैं वॉट। अब वॉट का मतलब क्या हो गया, देखिएगा वॉट का मतलब हुआ क्या, फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट जूल और पर सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड इज इक्वल टू कॉल्ड वॉट। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, यानी कि जूल पर सेकंड। लेकिन जो इसकी CGS यूनिट होती है उसको सिंपली अर्ग पर सेकंड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जूल की SI CGS अर्ग और सेकंड का तो सेकंड होता है, तो दैट इज कॉल्ड अर्ग पर सेकंड। ओके, अब आपसे कहता है डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक वर्क डन के बेस पे और एक एनर्जी स्पेंड के बेस पे।
सो 1 वॉट क्या है? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर हम 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन करते हैं, देन पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। तो हम कहते हैं कि पावर स्पेंट कितना हुआ? 1 वॉट का। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। लेकिन एनर्जी के टर्म में, द 1 वॉट ऑफ पावर ऑफ एन एप्लियंस विच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट पावर वो है किसी भी अप्लायंस के लिए जो 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करता है। 1 जूल की एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी को कंजर्व करता है, दैट इज कॉल्ड 1 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड। ये रिलेशन याद रखने आपको, याद रखिएगा, क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी कभी आप कन्वर्जन करते टाइम गलतियां करते हैं, तो हमेशा अपने कन्वर्जन वाली यूनिट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ओके, 746 वॉट का मतलब होता है 1 HP, यानी कि 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वॉट। ओके, आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द वर्क एंड द पावर की। तो वर्क और पावर में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिएगा, वर्क और पावर में डिफरेंस क्या होता है समझिएगा। क्या रहा है क्या? वर्क को, work done by a force is equal to the product of the force and the displacement in its the direction of force। लेकिन पावर क्या होता है? The rate of doing work। Power of a source is the rate of doing work by it। ये डिफरेंस। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन पावर में तो टाइम से डिवाइड हो ही रहा है, तो यानी कि ये टाइम पर टोटली डिपेंड करता है। पावर स्पेंड डिपेंड्स ऑन द टाइम इन विच वर्क इज डन। वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, लेकिन पावर की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है जूल पर सेकेंड, देन इट मींस टू से वॉट। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वर्क और पावर। साथ ही साथ पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको भी देख लेते हैं। पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सो द एनर्जी, जैसे वर्क के लिए वैसे एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू ए वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी। तो पावर क्या? पावर ऑफ ए सोर्स इट इज द रेट ऑफ विच द एनर्जी इज सप्लाइड बाय इट। अब हम यहाँ एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो पावर ऑफ ए सोर्स, किसी भी सोर्स का पावर क्या है कि आप एनर्जी की सप्लाई पर यूनिट टाइम में कितना कर रहे हैं, रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड बाय इट। द एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन पावर टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी स्पेंड बाय टाइम। सो द पावर डिपेंड्स ऑन द टाइम इन विच एनर्जी इज स्पेंट। नेक्स्ट, एसआई यूनिट इसकी भी जूल होती है और उसकी वॉट, यानी कि जूल पर सेकेंड। इसकी जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट होती है। ठीक है बेटा, तो पावर में हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, अब ओवरऑल ये चैप्टर ही होता है यहाँ पर खत्म। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई डिफिकल्टीज आती है तो फिर मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स के, तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको किस तरीके से करने हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कन्वर्जन वो अलग चीज है, ये कंजर्वेशन अलग चीज है, इसलिए आपको इसका वेरिफिकेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए और पेंडुलम दोनों के लिए अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओके बेटा, क्योंकि जब तक आपका ये प्रिपेयर्ड नहीं होगा, लगभग लगभग काफी सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी, अच्छे नंबर्स के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो वाई आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर्ड करना है। प्लस इस पूरे चैप्टर में जो थ्योरीज बेस है उनको अच्छे से रीड करिए, लर्न कर लीजिए। वर्क के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को कर जरूर करिए, क्योंकि वर्क में हमें जब एंगुलर वर्क डन मिलता है, यानी कि जब हम पॉजिटिव निगेटिव और या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे वर्क डन करते हैं तो वहां हमें डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो वहां का वर्क डन का फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लीजिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए, एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, इनको ट्राई करिए। अगर इनमें कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।